Welcome to MediJE classes. This is fifth lecture of general principle and process of isolation of element, class 12th chemistry. Now previous lectures में हमने जितने भी processes होते हैं isolation के उसको हमने डिटेल में स्टडी किया. जैसे पहला प्रोसेस था आपका कंसंट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस था कि ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एंड थर्ड प्रोसेस इज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. नाउ अब हमने प्रोसेसेस ऑलरेडी कर रखे, अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से स्टडी करेंगे कि आयरन इंपॉर्टेंट मेटल्स में से आते हैं. आयरन को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस मेथड से उसको प्यूरिफाई करते हैं, कैसे उसको कंसंट्रेट करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये डिटेल में स्टडी करेंगे. तो हम पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आयरन, उसके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें देखेंगे. तो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. तो सबसे पहले कि आयरन को किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिकॉज आयरन के कई सारे ओर्स हैं. हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, आयरन पायराइड्स है. किससे करते हैं? तो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर, दैट इज खास करके हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट से. जो आयरन है उसको हम आयरन पायराइड्स, दैट इज जो उसके सल्फाइड ओर है, उससे एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं. दैट इज द लॉजिकल क्वेश्चन कि व्हाई आयरन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन सल्फेट, दैट इज आयरन पायराइड्स. तो कई लोग ये बोलेंगे कि वो उससे निकालना यानी सल्फर से निकालना जो है इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली पड़ता है, और हम एक्सट्रैक्शन सिर्फ उसी मेटल से करते हैं जिसमें से डिराइव करना इजी होता है. ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने मिनरल पढ़ रखा है कि हम सारे मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और हमने कॉपर पैराइड्स को ओर बोला है. ठीक है, तो ओर से हम डिराइव कर ही सकते हैं. तो क्यों, व्हाई वी नॉट एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन पायराइड्स, दैट इज द सल्फर ओर्स ऑफ आयरन. ठीक है, उसको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे. पहले देखिए कौन कौन से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. सो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट, that is Fe3O4. This is the oxide ore of magnet. Okay, now why it is not extracted from its sulfur ore, that is iron pyrite. ठीक है, so iron is not extracted from its sulfide ore, that is called iron pyrites Fe2, because इससे आयरन जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सल्फर के प्रेजेंस होने के कारण से कोरोजन हो जाता है उसका. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर जो एक्सट्रैक्टेड आयरन होता है वो आयरन कोरोड हो जाता है, यानी कोरोजन हो जाता है. दैट्स व्हाई हम इससे प्रीफर नहीं करते हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का. सो इट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन पायराइड्स. व्हाई? सिंस प्रेजेंस ऑफ सल्फर, since presence of sulfur corrodes the metal, metal को corrode कर देता है. That's why हम इसका यूज नहीं करते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से करते हैं. ओके, तो एक तो प्रोसेस था पहला कि वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है.
दूसरा, मेटलर्जी के 3 प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आयरन को कौन से मेथड से हम कंसंट्रेट करें? देखिए, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कंसंट्रेशन में ही हमने पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। फिर सेकेंड प्रोसेस में था कि जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें आता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो जनरली ऑक्साइड ओर का जो होता है, ऑक्साइड ओर का वो आपका कैल्सिनेशन किया जाता है। कभी कभी इसको रोस्टिंग से भी ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन जनरली जो ये ऑब्टेन होता है वो आपका कैल्सिनेशन से होता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यानी ओर्स ऑफ आयरन इज concentrated by magnetic separation method। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको जो ओर्स मिलता है कंसंट्रेटेड ओर, उसको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया जाता है। आफ्टर concentration, ores are calcined or roasted। Why कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज इसमें कुछ प्राइमरी लेवल का इंप्योरिटीज होता है, जैसे वाटर है, कार्बोनेट्स है, तो कार्बोनेट्स इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसके लिए हमें कैंसिलेशन या रोस्टिंग प्रोसेस किया जाता है। और रोस्टेड टू रिमूव वाटर एंड डिकम्पोज व्हाट? रोस्टिंग और रिमूव वाटर और डिकम्पोज कार्बोनेट्स, जो उसमें एज अ इम्प्योरिटी होता है कार्बोनेट्स, और इसको रोस्ट किया जाता है सो डैट की इम्प्योरिटी जो है वो आपका बाहर आ जाए। ओके, नाउ इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद का प्रोसेस है कि ओर्स को, अब ओर्स में इसमें सिलिकेट, बहुत सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन फ्यूजिबल होता है, यानी आप डायरेक्टली उसको हीट करके उसको निकाल नहीं सकते। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो सिलिकेट्स है जैसे सिलिका है, ठीक है, तो ये जनरली गर्म करने से ये सेपरेट नहीं होता है और ये नॉन फ्यूजिबल भी होता है। तो सबसे पहले ऐसे नॉन फ्यूजिबल जो सब्सटेंस होते हैं उसको किसी थर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट करके फ्यूजिबल एलिमेंट में चेंज करते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। उसके बाद में जो रोस्टेड या हमने जो प्रोसेस किया है उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? आपके लाइमस्टोन के साथ में। नाउ दी ores is mixed with limestone, that is calcium carbonate, and coke, that is कोयला कार्बन के साथ में मिक्स करते हैं। यानी जो ओर्स आया है वो लाइमस्टोन और कार्बन इन तीनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से प्लेस करते हैं। अभी हम ब्लास्ट फर्नेस बनाएंगे तो देखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो ये ओर्स, लाइमस्टोन एंड कैल्शियम कोक, इन तीनों को मिक्स करके ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं फ्रॉम द टॉप। एंड फेड इनटू
ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम टॉप। ठीक है, आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे जैसे दूसरे मेटल का, तो उसमें एक आता है रिवर्बरेटरी फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या डिफरेंस होता है? ब्लास्ट फर्नेस में जो फ्यूल है, जैसे कार्बन बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो जो फ्यूल है वो डायरेक्टली ओर्स के कांटेक्ट में होता है। ओके, और जो दूसरा फर्नेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस है, उसमें ओर्स और फ्यूल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है। ओर्स को, फ्यूल को गर्म करते, फ्यूल को जलाते हैं, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट फर्दर जो है आपके ओर्स को कन्वर्ट करता है। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही जो फ्यूल एंड ओर्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट इन ब्लास्ट फर्नेस ओर्स एंड द फ्यूल that burn and produce large amount of heat is mixed together। ठीक है, we will draw diagram here। so first क्या करते हैं हम, ये सब प्रोसेस करने के बाद में लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, आगे हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिलाया जाता है, कोल को कोक क्यों मिलाया जाता है। देखिए, कोल जो होता है वो बर्न होकर के हीट प्रोड्यूस होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आयरन में, इतना प्रोसेस करने के बाद भी आयरन में कुछ ऐसे इंप्योरिटीज होते हैं जो इस सब प्रोसेस से दूर नहीं होता है, तो उस इंप्योरिटी को फ्यूजिबल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करने के पीछे एक पर्पस है। ठीक है, अब ये हमने टॉप से मिक्स करके टॉप से उसको प्लेस किया। इसके कारण से होता क्या है, अब हॉट एयर को ब्लो किया जाता है। ठीक है, नाउ हॉट एयर इज ब्लास्ट या ब्लो, आप जो बोलो, उसके कारण से कोक बर्न होता है, और जिसके कारण से टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेंज होता है, 22 किलो केल्विन, सॉरी 22 केल्विन के आसपास, 2200 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर हो जाता है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर blast, coke burns and increase, या जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका टेम्परेचर 2200 केल्विन तक पहुंचा देता है ना। कोक बर्न एंड टेम्परेचर इज रेज टू अबाउट, एंड कोक बर्न्स and temperature raised to about 2200 केल्विन। ठीक है, पहले हम इसके बाद में डायग्राम देखते हैं कि कैसे है, और उसके बाद में हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्लियर है, सारे स्टेप्स क्लियर हैं। ओर्स पहले चूज करना है, ओर्स चूज करने के बाद में उसको कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करेंगे वो करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट, प्राइमरी लेवल का जो गैंग होते हैं उसको रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्ट कर दीजिए। उसके बाद भी कुछ इंप्योरिटी बच जाता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए हमने ये दो मटेरियल मिलाया और ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। हॉट ब्लास्ट एयर पास के, यानी डायरेक्टली आग न लगा करके हॉट एयर्स होते हैं। हॉट एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन बर्न जलना स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बन बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण से होता क्या है कि जो स्लैग होता है वो अलग लेयर बना लेता है, और जो आपका मोल्टेन मेटल होता है वो अलग लेयर बना लेता है। वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल सी कि कैसे ब्लास्ट जो फर्नेस होते हैं वो आपका कैसे डिजाइन किया जाता है। तो हम पहले ब्लास्ट फर्नेस देखते हैं, उसके बाद इसके हम रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस का डिजाइन कैसा होता है। ब्लास्ट फर्नेस इस टाइप से होता है।
ओके। ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नीचे में आपका होता है मोल्टेन मेटल्स और ऊपर में होता है आपका जिसको आप बोलते हैं स्लैग। ठीक है, नीचे मोल्टेन मेटल होता है और ऊपर आपका मोल्टेन स्लैग और नीचे में मोल्टेन मेटल होता है जिसको आपको रिमूव किया जाता है। ओके, ठीक है। अब ये ऐसे फिक्स रहता है, यहां से हॉट एयर बाहर जाने के रास्ते होते हैं जो गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोल्टेन, ये आपको बता, ये आपका मोल्टेन मेटल है जिसको आप यूं समझिए कि यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और यहाँ से आपके जो मोल्टेन स्लैग है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहां से एंट्री करवाया जाता है किसको, ओर्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सी को यहां से आपका ड्रॉप डाउन किया जाता है और यहाँ पे हॉट एयर्स जो होते हैं वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों साइड के एंडिंग से हॉट वेस्ट गैसेस यानी जिसका कोई काम ही नहीं है वो वेस्ट गैसेस जो होते हैं वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर इधर से पाइप लगा होता है जिससे कि हॉट एयर को ब्लास्ट किया जाता है, मतलब पास किया जाता है। इधर भी होते हैं हॉट एयर ब्लास्ट। ओके, यहां से आपका अगर ज्यादा हाइट हो गया तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है, ताकि समझाना आसान रहे। ओके, यहां पे ये सिंपली डिजाइन है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। यहां से और यहां से ये हॉट वेस्ट गैस, यहां से भी आपका हॉट वेस्ट गैस जो है बाहर निकलता है। यहां से CaCO3 ओर्स प्लस CaCO3 प्लस कार्बन को जो पाउडर फॉर्म में होता है वो आपको यहां से ड्रॉप डाउन किया जाता है। ठीक है, फिर अब ये जो होते हैं वो आपका जनरली स्टील का होता है लेकिन अंदर में इसका लेयरिंग किया हुआ रहता है ताकि वो इजिली बेंट ना हो। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस ब्रिक से बनाया जाता है इसको। ये है आपका क्या, ये मोल्टेन आयरन है, इसको यहां से बाहर निकाल लिया जाता है और ये आपका जो है दैट इज मोल्टेन स्लैग। ओके, बाहर स्टील होता है, स्टील लाइन हीट रेजिस्टेंस ब्रिक्स, ऐसे ब्रिक्स बनाया जाता है, बाहर से स्टील लाइन होते हैं ताकि वो हीट को झेल सके बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। देखिए नीचे का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 1800 केल्विन के आसपास होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट घटता जाता है। यानी सोचिए ना 1800 डिग्री सेल्सियस और ऊपर में अप्रॉक्सीमेट
400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या होता है कि ओर्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बन को तीनों को नीचे करते हैं। हॉट ब्लास्ट एयर के प्रेजेंस में कार्बन बर्न होता है। कार्बन बर्न होने के बाद में जो आपका इम्प्योरिटीज होते हैं वो जो मोल्टेन ये है, जो मेटल्स होते हैं वो हैवी होता है, वो नीचे आ जाता है। जो इम्प्योरिटी स्लैग है वो यहाँ रहता है, ठीक है। और जो वेस्ट गैसेस है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ के टैप होता है, ठीक है। टैप के थ्रू आप मोल्टेन आयरन को बाहर निकाल लीजिए फर्दर रिफाइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आयरन के एक्सट्रैक्शन का ब्लास्ट फर्नेस है। ओके, नाउ अब इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होता है हम ये देखते हैं। दिस इज द ओवरऑल ब्लास्ट फर्नेस। ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन व्हाट इज रिएक्शन। तो कार्बन हॉट ब्लास्ट एयर पास किया तो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में पहले बना था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। कार्बन विच आर इन सॉलिड स्टेट, कार्बन बर्न होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट है वो ऊपर में जाता है, ठीक है। नाउ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट रेज्ड अप ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में ऊपर में जो आपने आयरन ऑक्साइड और सब्सटेंस रखा है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। रेज अप एंड मेल्ट, कंबाइंस विद आयरन ऑक्साइड, रेज्ड अप एंड combined with iron oxide and reduced it into metal, यानी आयरन में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल मेथड है। रिएक्शंस देख लेते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं। तो आयरन पायराइड मतलब हेमेटाइट Fe2O3 फर्स्ट कंबाइंड विद किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये देता है Fe3O4 एंड लार्ज एक्सेस अमाउंट में आपका हीट भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिस गैस का अपने को कोई काम नहीं है, वही गैस इसके थ्रू वेस्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो आपने हीट दिया तो ये जो कोल है वो बर्न होता है। कोल बर्न होने के बाद में कार्बन नीचे गिर रहा है, बर्न होने के बाद में ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके Fe3O4 अभी भी आपको नहीं मिला। अब ये जो Fe3O4 है ये फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर आपको डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा, आयरन, ठीक है। कोल बर्न हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, वो कार्बन मोनोऑक्साइड FeO2 को Fe3O4 रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ पहले, उसके बाद में इसको फर्दर क्या किया, रिड्यूस किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो इसमें 3 2 6 कार्बन हो गया। आयरन आपका 3 है तो 3 4, ओके, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो ये आपका यहां से मिल गया आयरन। लेकिन जो आयरन मिलता है, ठीक है, वो अच्छा पहले ये तो देखिए, तो हमें ये तो मिल गया कि कार्बन बर्न होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और के साथ रिएक्शन किया। इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट पहले डिकम्पोज होता है हायर टेम्परेचर पे, लाइमस्टोन जो होता है डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सो एट higher temperature calcium carbonate decomposed into calcium oxide, और फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिका से, सिलिकेट्स जो इम्प्योरिटीज है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है। नाउ
this calcium oxide reacts with impurity silicates, that is SiO2 and form slag, वही slag जो आप यहां से बाहर निकालते हैं। तो सबका अपना काम है। आपने जो कार्बन दिया वो बॉन्ड होकर के हीट प्रोड्यूस हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ओ से रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, और जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने मिलाया था वो डिकम्पोज होकर के आयरन में जो सिलिकेट्स इम्प्योरिटीज है जो नॉन फ्यूजिबल था उसको पहले कंबाइन करके सिलिकेट में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, CuCO3 कन्वर्टेड इनटू CuO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CaCO3 कन्वर्टेड इनटू CaO एंड CO2 एंड देन CaO2 किसके तरह काम करेगा? एक टाइप से फ्लक्स, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को डिकम्पोज करने के लिए यूज होता है। तो ये एक टाइप से काम करेगा आपका फ्लक्स का, सॉरी CaO प्लस सिलिकेट। सो सिलिकेट क्या हुआ? यहां से एक टाइप से गैंग हुआ। तो दिस इज द गैंग एंड कैल्शियम SiO3, दिस इज व्हाट? स्लैग, ठीक है। तो जो बचा खुचा इंप्योरिटीज था उसको भी क्या किया इन्होंने? बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये ओवरऑल आयरन के एक्सट्रैक्शन में आपके रिएक्शंस हैं। स्टेप्स जितना अच्छे से याद रखिएगा उतना इजी रहेगा रिएक्शन लर्न करने में, नहीं तो कितने सारे एक्सट्रैक्शन आएंगे, कितने सारे रिएक्शंस होंगे, वो ध्यान रखना है। स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रोड्यूस हुआ, ये इसको रिड्यूस किया और ये डिकम्पोज हो गया, इजी मेथड में सॉल्व हो गया। नाउ जो स्लैग होता है वो मोल्टेन स्टेट में उसको सेपरेट कर लेते हैं आयरन से। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद रफ करना पड़ेगा। तो ये ब्लास्ट फर्नेस है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक्सट्रैक्शन पूछते हैं और ये डायग्राम अगर बनाने को दिया जाए, ओके, तो अगर नहीं भी पूछा है तो ये बना दीजिए। इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे प्रोसेस क्या करना है। उसके बाद तो खाली यहाँ पे अपने को रिएक्शंस ही लिखने होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन मेथड्स लिख दिए और उसके बाद में ये रिएक्शन आ गया। नाउ वी विल सी कि जो आयरन मिला उसको हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, ओके। नाउ how we will purify iron. Now so जो मोल्टेन स्टेट में स्लैग निकला उसको बाहर निकाल लिया। The slag is obtained in the molten state which is removed from iron. Now जो आयरन मिलता है वो प्योर नहीं होता, उसमें कार्बन का अमाउंट होता है, ठीक है। दैट इज नॉन एज पिग आयरन, ठीक है। सो वी गेट पिग आयरन। द आयरन obtained from blast furnace is called pig iron, ओके। इसमें 4% तक कार्बन और बाकी इंप्योरिटीज भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो द पिग iron consists up to 4% carbon
कार्बन भी 4%, तो ये अच्छा नहीं है, कार्बन को रिमूव करना पड़ेगा तो जाके प्यूरिफाई होता है। कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज, उसके अलावा दूसरे भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो काफी स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल होता है, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज एटसेट्रा। इसीलिए डायरेक्टली पिग आयरन को हम यूज नहीं करते हैं, पिग आयरन को फिर से प्यूरिफाई करता है। तो पिग आयरन से जो थोड़ा सा प्यूरिफाई करने से मिलता है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन का अमाउंट अप्रोक्सीमेट 2.8 होता है। ठीक है, तो उसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो अब जो अपने पास पिग आयरन मिला है उसको स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन का मतलब क्या होता है? जो आयरन हम यूज नहीं करते होते ना, उसको कूड़े आयरन जिसको बोलते हैं, कचरा, मतलब ऐसा आयरन जिसको यूज नहीं करते हैं, कई बार चीजें टूट फूट जाती हैं तो इसको उसका स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, स्क्रैप। तो जो पिग आयरन मिला है उसको स्क्रैप आयरन के साथ में मिक्स करके मेल्ट किया जाता है। अब स्क्रैप आयरन में आयरन का अमाउंट होता है तो वो क्या करता है, उससे कार्बन का अमाउंट रिड्यूस होता है, तो जो आयरन मिलता है दैट इज नॉन एज कास्ट आयरन। तो पिग आयरन से कास्ट आयरन ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन। ओके, जिससे कार्बन का अमाउंट में चेंजेस आते हैं। Okay, so when pig iron is melted with scrap iron, when pig iron is melted with scrap iron, the carbon, तो जब करेंगे तो पिग आयरन में क्या है, कार्बन का अमाउंट है, तो वो जो कार्बन होता है वो आपके बाहर निकल जाता है। स्क्रैप आयरन एंड कोक इन प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट एयर, तो फिर से हमें एक आयरन मिलता है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। द आयरन obtained is called कास्ट आयरन। और जो कास्ट आयरन होता है वो पिग आयरन थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल होता है, विच इज हार्ड एंड ब्रिटल। अगेन ये भी प्योर नहीं है, यानी कास्ट आयरन also possess carbon approx 2.8%। अभी भी इसमें कार्बन का अमाउंट बच जाता है, इसका मतलब हुआ कि कास्ट आयरन भी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्शियल इससे भी प्यूरिफाई किया जाता है, उसको हम रॉट आयरन बोलते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज रॉट और malleable iron. What is wrought iron and malleable iron? It is the purest form of iron used commercially. इसमें approximate it consists carbon approx
0.08%, यानी कार्बन का अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो रॉट आयरन या मेलिबल आयरन होता है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है। ओके, लेकिन इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? तो पहले कास्ट आयरन को, ठीक है, फिर से आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस में हेमेटाइट को हीट करते हैं, ठीक है। तो किसके साथ में? कार्बन के साथ में। यानी कास्ट आयरन से रॉट आयरन के लिए करते क्या है कि हेमेटाइट को, यानी जो ऑक्साइड मिला है उसको फिर से कार्बन के साथ हीट कर देते हैं, उसके बाद ऑब्टेन होता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन by oxidizing impurities. Wrought iron is obtained from cast iron by oxidizing impurities. ठीक है, कैसे? डायरेक्टली आप हेमेटाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Fe2O3 प्लस कार्बन, कार्बन के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो ये Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। 3 कार्बन 2, ठीक है। ये जो होते हैं दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज रॉट आयरन। तो ये आपका था कि आपने अगर ऑब्टेन कर भी लिया, ब्लास्ट फर्नेस से आयरन को ऑब्टेन कर भी लिया, फिर भी उसमें इंप्योरिटीज होते हैं, ठीक है। उसको रिफाइन करते 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 आपका ये हो गया आपका आयरन का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ हेमेटाइट जो है वो एक टाइप से फ्लक्स की तरह काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि कास्ट आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करके और रिवर्बरेटरी फर्नेस आगे हम बनाएंगे, उसमें डाल देते हैं, जिसके ऊपर से हेमेटाइट का लेयर होता है। यानी आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इंप्योरिटीज लेके कहा इन रिवर्बरेटरी फर्नेस लाइंड विथ, यानी ऊपर से लेयरिंग चढ़ा होता है हेमेटाइट का। इंप्योरिटीज अगर ऐड करना है ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली यहां पे छोड़ दे तो भी चलेगा। रिवर्बरेटरी फर्नेस में impurities in रिवर्बरेटरी फर्नेस नहीं लिखो तो भी चले, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था आयरन के एक्सट्रैक्शन का। ओके, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पार्ट में प्रोबेबली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पोर्शंस एक्सप्लेन किए। नाउ देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, सेकेंड मेटल कॉपर। तो कितने सारे आयरन हुए? पिग आयरन विच इज द इम्प्योरेस्ट, यानी आयरन का सबसे इम्प्योर स्टेट हुआ पिग आयरन। कास्ट आयरन उससे ज्यादा प्योर, और रॉट आयरन सबसे ज्यादा प्योर, जिसमें कार्बन का अमाउंट बहुत कम होता है। कार्बन का अमाउंट अगर रहे 2% और बाकी आयरन रहे 98% तो स्टील हो जाता है। इसीलिए हमें प्योर आयरन ऑब्टेन करने के लिए उसको बार बार प्योरीफाई करना पड़ता है। ओके, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कौन से प्रोसेस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो पहले ये देखेंगे कि कॉपर को ऑब्टेन किससे करते हैं। इसके बहुत सारे होते हैं, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पैराइट्स, बहुत सारे ओर्स होते हैं। सो द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, क्यूप्राइट Cu2s, ठीक है, सॉरी Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2s, क्यूप्राइट
Cu2O copper glands, that is Cu2S copper pyrites, that is कॉपर का जो आपका पीछे भी हमने पढ़ा था कॉपर फेरस सल्फेट, दैट इज CuFeS2। ये कॉपर के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, लेकिन हम कॉपर को सबसे अच्छे से किससे ऑब्टेन करते हैं? कॉपर सल्फाइड से। ओके, इट इज मोस्टली extracted from copper glands, जो कि एक सल्फाइड ओर है। तो फिर हम सल्फाइड ओर के जैसे उसका कंसंट्रेशन प्रोसेसेस करेंगे। तो देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट ओर था, इसको कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करते हैं? तो सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज concentrated by froth flotation process, and सल्फाइड ओर का जो रिडक्शन किया जाता है वो हम रोस्टिंग यूज करते हैं। जैसे ऑक्साइड ओर के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं, लाइक द सेम सल्फाइड ओर को हम किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड विद रोस्टिंग, रोस्टिंग करके इसको कन्वर्ट किया जाता है। इट इज रोस्टेड टू गेट ऑक्साइड। सारे प्रोसेस आ गए कि ओर्स कौन सा चूज करेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन किससे करेंगे, और इसको ऑक्साइड में कौन से मेथड से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉपर ग्लैंड्स को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। SO2 जो पोर्शन रिलीज, यानी मेन प्रोसेस तो ये है, ठीक है। ये ज्यादा प्योर फॉर्म में होता है, दैट इज 2 3 2। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, उसके बाद में जो रोस्टेड ओर है दैट इज Cu2O, उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट किया जाता है। किसके साथ में? सिलिका के साथ में। जैसे उसमें क्या था, रोस्टेड या कैल्सिन्ड ओर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के साथ हमने फर्नेस में डाला था, वो ब्लास्ट फर्नेस था। इसमें हम रिवर्बरेटरी फर्नेस से यूज करते हैं। हम डायग्राम भी देखेंगे। सो दी रोस्टेड ores is heated in reverberatory furnace with what? Reverberatory furnace with silica, जो कि एज अ फ्लक्स की तरह काम करता है। पहले बताया फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो किसी नॉन फिजिबल सब्सटेंस को फिजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में सिलिका के साथ में हीट करते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ पे जो आयरन के ऑक्साइड होता है वो एक टाइप से गैंग की तरह काम करता है। कॉपर में आयरन ऑक्साइड दैट इज FeO एक टाइप से गैंग की तरह काम करता है, जो कि सिलिका के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेता है। सो जब रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम गर्म करते हैं तो आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन करके, ठीक है, हेयर आयरन ऑक्साइड दैट इज FeO, जो कि एक टाइप से क्या है,
gang reacts with SiO2 that is flux and form आयरन सिलिकेट जो कि एक टाइप का स्लैग है एंड फॉर्म आयरन सिलिकेट। तो उन्होंने तो सिलिका के साथ रिएक्शन कर लिया, लेकिन ओर्स का क्या होगा? कॉपर, जो इसके अलावा कॉपर भी बनता है जो कॉपर मेट के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है एंड कॉपर इज obtained as copper मेट। ठीक है, कॉपर मेट जो होता है कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का मिक्सर होता है। अभी देखते हैं तो क्या हुआ। पहले हमने ओर्स चूज किया, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट किया, रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, रोस्टेड ओर को सिलिका के साथ कंबाइन करके रिवर्बरेटरी फर्नेस में डाला, जहां पे सिलिका तो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके गैंग बना दिया, और जो कॉपर है वो आपका एज अ कॉपर मैट, यानी प्योर कॉपर नहीं, कॉपर मैट, कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। तो कॉपर मेट इज ऑब्टेन्ड विच इज कॉपर सल्फाइड और FeS का मिक्सचर होता है, यानी ये जो होता है वो Cu2S एंड FeS का मिक्सचर होता है, ये जो कॉपर मेट है। ओके, देखते हैं कैसे रिएक्शन, मतलब FeO कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे FeO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeSiO3, यानी ये जो है वो आपका एज अ स्लैग है, ये आपका फ्लक्स था और ये एज अ गैंग है। ओके, अब हम बनाते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। देखिए उसमें कैसे काम करता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस कैसे ऑपरेट करता है, बहुत इजी है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। तो मैं रिवर्बरेटरी फर्नेस का डायग्राम बना दूं, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, रिवर्बरेटरी फर्नेस में छोटा सा ही डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे चिमनी जैसा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ओर्स रखा रहता है और यहाँ पे फ्यूल रखा रहता है जिसको हम हीट करते हैं, यानी यहाँ ओर्स और जो फ्यूल होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये समझिए कि फ्यूल है, फ्यूल को गर्म करेंगे तो हॉट एयर्स मिलेंगे, उस हॉट एयर्स क्या करता है ओर्स के साथ कंबाइन होता है और ओर्स के साथ मतलब ओर्स को वेपराइज करता है, उसके साथ में वेपर्स आपका इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज होते हैं वो बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेटरी फर्नेस। ओके, नाउ अब देखते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में यहां तक कंप्लीट है। तो अब कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे रिएक्शन कॉपर मेट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉपर में। अब कॉपर मेट को सिलिका लाइंड कंटेनर, यानी ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर सिलिका का लेयर चढ़ा हुआ हो, उसमें डाल देते हैं। सो नाउ कॉपर मेट इज ट्रांसफर टू सिलिका लाइंड कन्वर्टर। कॉपर मैट जो है इज ट्रांसफर्ड टू सिलिका लाइंड कन्वर्टर, यानी एक कंटेनर टाइप का रहता है जिसके ऊपर सिलिका का लेयर्स चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इसके थोड़ा बहुत सिलिका भी ऐड कर दिया जाता है और एयर भी ब्लास्ट किया जाता है। कन्वर्टर
इसमें यानी इसमें आपने क्या किया, कॉपर मैट डाल दिया. नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका is also added and then hot air blast is pass. ठीक है, सिलिका भी ऐड कर दिया और हॉट एयर ब्लास्ट भी किया, यानी आपने एक टाइप से ऑक्सीजन दिया. तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आयरन सल्फाइड था, ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. So here FeS2 converted into FeO, जो फर्दर सिलिका के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता, सिलिकेट करके, यानी इम्प्योरिटीज जो है वो बाहर निकल गया. एंड जो Cu2S है, एंड Cu2S और CuO converted to metallic copper. यानी क्या हुआ, आपने सिलिका को, मैट को क्या किया, हॉट एयर पास किया, तो उसके कारण से क्या हुआ, FeS2 FeO में कन्वर्ट हुआ, फिर FeO सिलिका के साथ, यानी आप रिएक्शन बोलोगे तो पहले FeST को FeO में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, यानी FeS2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू FeO प्लस SO2, और फिर ये जो FeO है वो आपका सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 देते फिर से, यानी बचा खुचा जो इम्प्योरिटीज था वो भी आपका फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ मेन रिएक्शन तो ये है, FeS प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में. सो FeO प्लस SO2, ये तो नीचे रिएक्शन, यानी आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी मैं रिएक्शंस एक साथ लिख दे रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट होता है. ठीक है, फिर क्या होगा, FeO, ये जो FeO है वो आपका सिलिकेट के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 बाहर निकल गया इम्प्योरिटीज. ओके, फिर Cu2S, ये तो FeS या FeS2 जो बोला कन्वर्टेड इनटू FeO, ज्यादा FeS, ठीक है, कन्वर्टेड टू FeO में, और फिर FeO से सिलिकेट, इम्प्योरिटीज बाहर. अब कॉपर सल्फाइड पहले कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2. रिएक्शन देखिए, कॉपर 2 है, और अब ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है. सो Cu2O प्लस Cu2S now converted into the pure copper plus SO2, ऑक्सीजन के लिए 2 लगा दिया. ठीक है, तो ये फाइनली कॉपर बन गया. ओके, ये जो कॉपर ऑब्टेन्ड हुआ इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं, इसको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है. सो the obtained copper has blister appearance. ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस क्यों होता है, और पहले ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता क्या है, फोले टाइप का. व्हाट, ड्यू टू, मैं बताता हूं आपको, इवोल्यूशन ऑफ, इसमें SO2 गैस रिलीज हुआ है ना, उसके कारण से ये बनता है. ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2
hence it is called blister copper. क्या मतलब ब्लिस्टर कॉपर? ब्लिस्टर का जनरल मीनिंग होता है जैसे कहीं पे जल जाते हैं तो फोले हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। तो ये जो कॉपर मिलता है ना, इस कॉपर में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे फोले फोले होते हैं, ठीक है। इसमें आपका लिक्विड भरा रहता है, CO2 इवॉल्व होता है, तो उसके कारण से देखते हैं कई बार मेटल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस बहुत रुखरा रहता है, फोले फोले निकल जाते हैं इस टाइप से। तो इसमें लिक्विड का ये तो SO2 इवोल्यूशन के कारण से कॉपर का सरफेस पे ब्लिस्टर्स, हिंदी में बोले तो फोले, आग से कोई जल जाता है तो हो जाता है ना, उसमें पस भर जाता है, पानी भर जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर। इसीलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, एक्सप्लेन इट्स कॉज। तो ब्लिस्टर कॉपर इज द कॉपर during the preparation of copper, SO2 gas is released, due to which blisters are found at the surface of copper, that's why it is called blister copper। तो किसके कारण से होता है, MCQ आता है, blister copper is due to, तो evolution of SO2 के कारण से blister copper obtained होता है। ओके, नाउ कहते हैं कि ये तो चलो कॉपर का एक्सट्रैक्शन मिल गया। नाउ आप कॉपर को लो ग्रेड, दूसरा मेथड भी है कॉपर को अपने लो ग्रेड स्क्रैप से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको सिंपली हीट कर दीजिए, ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नाउ तो ये आपका था कॉपर का एक्सट्रैक्शन। अब छोटा सा मेथड है जिंक का, ठीक है। जितना बड़ा मेथड इसमें है उतना बड़ा हम जिंक का यूज नहीं करते हैं, तो हम चलिए जिंक का एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बहुत छोटा मेथड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक के इंपोर्टेंट ओर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जिंक साइट, जिंक ब्लेंड, द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक, जिंक साइट मतलब सल्फाइड के फॉर्म में, ओके। ये जिंक साइड वाला पोर्शन हो गया। फिर जिंक साइड, जिंक ब्लेंड, ओके। दैट इज ZnS, ठीक है। इसके अलावा कैलामाइन जो मेन ओर है जिससे निकाला जाता है, कैलेमाइन, दैट इज जो मेन, यही इसका मेन है, कार्बोनेट ओर है। अभी तक हमने सल्फाइड ओर पढ़ा, ऑक्साइड ओर पढ़ा, ये आपका कार्बोनेट ओर है, ठीक है। मेन जिंक को मेनली जिंक साइट से ऑब्टेन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट ओर है। जिंक इज mainly extracted from zinc site, that is ZnO। ये मेन ओर है, इससे निकालना सबसे आसान होता है, सिंपली इसको रिड्यूस करना है। सो जिंक को रिड्यूस करते हैं किसके यूज से, कोक के यूज से। सो हेयर जिंक ऑक्साइड इज reduced with the help of coke, that is कार्बन के हेल्प से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, रिएक्शन देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन दैट इज कोक डाल दीजिए, इसको तकरीबन हीट कीजिए 673 केल्विन तक, तो कोक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और आपको जिंक प्योर फॉर्मेट में मिल गया। आसान है सबसे, ये तीन इंपोर्टेंट हो, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बन के साथ हीट कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, जिंक।
ओके, नाउ देख लेते हैं लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? अगेन इट इज स्मॉल पार्ट है, ठीक है। जिंक का एक्सट्रैक्शन तो काफी छोटा है। ओके, ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट हो गया। देख काम करते हैं कि जिंक का एक्सट्रैक्शन एंड वो लास्ट एलिमेंट है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद में थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जीपीवी प्रोसेसेस, ये कुछ प्रोसेसेस है। एलिंगम डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एलिंगम डायग्राम से बहुत सारे चीजें पता लगता है, कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा, वो सारा पार्ट आएंगे। तो हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिंगम डायग्राम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।